दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर से लेकर के आए हैं एनटीपीसी का पार्ट और पार्ट नंबर 106 है। दोस्तों इससे पहले 105 पार्ट करवा चुके हैं, हजारों लोगों ने देखा भी है। अगर आप रह गए हैं नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, सारे पार्ट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लगातार प्रीवियस ईयर देख रहे हैं ना, तो आपके कम से कम ये मान लीजिए कि 80% चांसेस तो हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन 2024 में एक सीट के लिए हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों देखो, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो इससे पहले वाली वैकेंसी 2016 के रिपीट हुए थे। और ठीक वैसे ही 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था, जिसका क्वेश्चन पेपर हम अभी करेंगे, और ये सारे 2019 में जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे, पिछली वैकेंसी 2018 वाले बहुत से क्वेश्चन आए थे। और इससे आपको एक्चुअल आइडिया लग पाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी और रेलवे में दोनों में अलग अलग मैथ का लेवल होता है। क्योंकि एसएससी में थोड़ा ऊपर का लेवल होता है और जो रेलवे है उसमें थोड़ा सा नीचे लो लेवल होता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल आइडिया के लिए आपको प्रीवियस ईयर करना होता है। और आज हम चाहे वो साइंस हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, पूरा पेपर हम एक तरफ से सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा किसी भी सब्जेक्ट का हो, सारा सॉल्व करेंगे। और फिगर से भी हम समझेंगे, चित्र के साथ भी हम देखेंगे, डायग्राम समझेंगे, ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए और आप एग्जाम में दूसरों से एक कदम आगे ही रहें। तो प्यारे दोस्तों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो हजारों लोगों ने जैसे सब्सक्राइब किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन जाइए। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा लिया होगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आपके पास आए, नोटिफिकेशन के माध्यम से आप जान जाएं कि हमारी नई वीडियो आ चुकी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो रही हो। देखो, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी हमें कथन में दिया गया है हमको वही सार्वभौमिक मानना है। जैसे मान लो अगर ये कह दिया जाए कि दो विषम संख्याओं का योग एक विषम संख्या होती है, तो रियल में चाहे ना होती हो, लेकिन हमें कथन में अगर ये बोला गया है कि दो विषम संख्याओं का योग विषम होता है, तो हमें कथन में जो कहा गया वही मानना पड़ेगा। तो ठीक वही यहाँ पर भी कह रहा है कि जो भी, चाहे वो एक्चुअल डेटा अलग हो, लेकिन कथन में अगर बोल दिया है तो हम उसी को सत्य मानेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि यह निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करता है या फिर करते हैं। अब आते हैं कथन में। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। कह रहा है कथन, सभी पपीते फल हैं। तो एक काम आप करना, हमेशा याद रखना, अभी से आप याद रख लो कि जब कभी सभी वर्ड आ जाए तो आप दो गोले बनाओ, एक गोला बड़ा बनाओ और एक गोला उसके अंदर बना दो। इतनी बात समझ गए आप। अब क्या करना है कि जिसके साथ सभी वर्ड लगा है, जैसे देखो लिखा है सभी पपीते, तो इसका मतलब पपीते को मैं पी लिखता हूं, अंदर रहेगा, तो जिसके साथ सभी वर्ड है वो सबसे अंदर वाले गोले पे रहेगा। और जो फल हैं, तो फल मतलब कि ये बाहर वाला ये हो जाएगा, बड़ा वाला सर्कल, ये फल है। ठीक है। अगला कह रहा है कुछ, अब देखो सभी आ जाए तो दो गोले, और जब कुछ वर्ड आ जाए तो आपको एक ऐसा गोला बनाना है जिसमें क्या हो, ये एक दूसरे के अंदर इतना टच हो रहा हो, यानी कि अंदर घुसा हुआ हो थोड़ा सा। तो कुछ फल, तो फल मतलब ये जो फल वाला है ना सर्कल, सब्जियां हैं, तो सब्जियों को मैं एस लिख देता हूं। समझ गए आप। यानी कि कुछ एस एफ में टच होना चाहिए जब कुछ वर्ड आ जाए। आगे देखो, सभी, सभी वर्ड फिर से आ गया। अब कह रहा है कि सभी सब्जियां पूर्ण शाकाहारी हैं। अब सभी वर्ड अगर आ गया है तो हमें पूर्ण शाकाहारी बनाना है सभी सब्जियां, तो इसके भी ऊपर हो जाएगा एक ऐसा सर्कल बनेगा और ये क्या हो जाएगा, पूर्ण शाकाहारी। तो शाकाहारी को मतलब पूर्ण शाकाहारी को पी एस लिख देता हूं, पूर्ण शाकाहारी। अब आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष कह रहा है कुछ सब्जियां पपीते हैं, तो आप देखो कुछ जो एस है, क्या पी वाले पे टच हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देखो पी वाला अलग है और यहाँ पर एस, पपीता जो है सब्जियों पे टच नहीं हो रहा है, ये अलग अलग दोनों है, तो ये तो नहीं मानेंगे। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि हम सर अगर ऐसे न बनाकर इसको अंदर करते तो टच तो हो जाता, तो बिल्कुल हो जाता टच। अब दो कंडीशन बन जाएंगी, एक आप कह रहे हैं, एक मैंने बनाया है। तो जब कभी दो कंडीशन होती हैं तो कोई सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगला क्या है हमारा, अगला कह रहा है कुछ पूर्ण शाकाहारी फल हैं। तो कह रहा है कि जो पीएस वाला गोला है ना, ये फल पे आ रहा है, तो बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि फल यहाँ तक गोला आ रहा है और पूर्ण शाकाहारी भी यहाँ तक आ रहा है, तो ये सही हो गया। अगला है थर्ड,
कुछ पूर्ण शाकाहारी पपीते हैं, तो कह रहा है कि कुछ पूर्ण शाकाहारी जो हैं वो पपीते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, इसको भी हमने अलग माना है, तो इसमें टच कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। कि चौथा है कुछ फल पपीते हैं, तो कुछ फल जो है वो पपीते में आते हैं, तो ये बात सही, क्योंकि पपीता ये है और फल ये है, तो ये वाला जो भाग है ना, ये एफ के अंदर का इतना भाग तो कॉमन है ना, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला और हमारा चौथा वाला सही है। तो देखते हैं जरा ऑप्शन में, तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा यानी कि केवल 2 और चौथा पैनल करते हैं। अगला है 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं, तो मूल दीवार से यानी कि जो मेन हमारी दीवार थी उससे 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यानी कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि 50% को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे परसेंटेज में, अब इसको काटेंगे तो आएगा 1/2। मान लिया हमने कि पहले रही होगी हमारी दीवार 2, अब इसका एक ज्यादा क्योंकि 50% ज्यादा, तो अब हो जाएगी 3/2, यानी कि पहले दीवार हमारी जो थी वो 2 मीटर मान लो या 2 स्क्वायर मान लो, और अब इसके बाद हो गई है 3। तो क्वेश्चन में फार्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा m1d1/w बराबर m2, ये m2 लिखा हुआ है, m2d2/w, w1 लिख लो, w2 लिख लो, ऐसे करना है आपको। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, ये 3 जाम नहीं करना आपको, तो मैं फिर और भी सिंपल बता देता हूँ। डायरेक्ट आप देखो 5 गुणे 12 कर दो, तो 5 गुणे में 12 लिख दो। नीचे दीवार कितनी थी हमारी, 2 थी। अब अगला कह रहा है कि 10 आदमी हैं, तो 10 लिख दो, और मान लिया कि x दिन में कर लेंगे, मान लो 10 दिन में है, x पुरुष कर लेंगे, कितनी दीवार, 3 दीवार, बस इसको काट लो, आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तीन 6 हो जाएगा, तो मतलब आएगा हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/1 बराबर में x/3, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन है 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है। तो 2020 के हिसाब से डेटा पूछा था, क्योंकि पेपर उस समय 2021 में हुआ था, तो 20 का डेटा पूछा है, तो नॉर्वे था सही उत्तर। लेकिन अब आपको 2024 के हिसाब से देखकर चलना है, तो 2024 में पहला जो नंबर पे है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड याद रखना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, स्विट्जरलैंड बहुत सी चीजों में आगे है। वहीं देखो भारत का अगर स्थान देखें दोस्तों, तो भारत का स्थान है 134वां। वहीं लंका यानी कि श्रीलंका कह सकते हो, श्रीलंका का स्थान 78वां है, भारत से भी अच्छा स्थान है श्रीलंका का। वहीं चाइना की अगर बात करें दोस्तों, चीन की, तो ये है 75वां स्थान। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है दोबारा कभी घूम फिर कर आ जाए, तो आप गलत ना करके आए। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन में किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि उसकी जो रेट है, जो कॉस्ट है, कीमत है कार की, वो 20% हर साल कम हो रही है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था। तो देखो अब एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 2 साल बाद 4,80,000, तो आप लिख लो 4,80,000 रुपए। ठीक है, कितने जीरो आएंगे यहाँ पर, 4,80,000 हो जाएगा। अब मान लिया हमने कि वास्तविक मूल्य उसका रहा होगा x। अब देखो 20% है, तो इस 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, काटेंगे तो आ जाएगा 1/5, और पहले 5 था, अब 1 कम हो रहा है, तो हो जाएगा 4/5। ये बात क्लियर है, तो 4/5, तो मैं इसको हटाकर लिख देता हूँ यहाँ पर 4/5, और 2 साल का है तो 2 बार लिखना पड़ेगा 4/5। अब इसको काट लीजिए अगर कट रहा है तो, देखो 4 चौक 16 और 16 × 48, यानी कि 3 आएगा, और यहाँ पर 4 जीरो आप लगा दीजिए, बराबर में हो जाएगा x और बटे में 25, क्योंकि 5 और 5 कर दिया हमने। अब x की वैल्यू है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 25 3 75, तो x की वैल्यू हो जाएगी 75 लिख दीजिए, और 4 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, सही उत्तर आ जाएगा हमारा ये वाला। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। इसका मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज जैसे होता है, ठीक वही फार्मूला है समझिए, यानी कि ये दिया है, P दिया है, और R जो दिया था हमने उसको डायरेक्ट कर दिया, तो ऐसे भी आप कर लेना।
धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है, तो धनावेशित आयन को धनायन बोलते हैं और ऋणावेशित आयन को ऋणायन बोलते हैं, लेकिन धनावेशित पूछा था तो धनायन हो जाएगा। दोस्तों देखो, एक होता है परमाणु, एक होता है अणु। तो परमाणु जो होता है बहुत ही छोटा होता है, कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो है परमाणु, और कई सारे परमाणुओं से मिलकर के क्या बनता है, एक अणु बनता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो अणु हैं, तो ये पहले परमाणु समझ लो। तो देखो ये छोटे छोटे सारे के सारे क्या हैं, परमाणु हैं। अब यही परमाणु मिल जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर मिल गए हैं, तो ये क्या बन गया, एक अणु बन गया। वैसे यहाँ पर देखो मिल गए, ये एक अणु बन गया। यानी कि परमाणु मिल करके अणु बनाते हैं, जैसे कई सारे ईंटें मिल करके एक दीवार बनाते हैं। तो ईंट को हम समझेंगे परमाणु है और दीवार को समझेंगे अणु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। दोस्तों इसने पोखरण नामक स्थान पर करा गया था, इसलिए इसका नाम पोखरण परीक्षण भी देखते हैं। तो पोखरण परीक्षण कहाँ पर है? पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये एक डिजर्ट एरिया है, कह सकते हो यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है पोखरण, वहां पर किया गया था जो कि राजस्थान में। और ये परीक्षण हुआ था दोस्तों 18 मई और 1974 को हुआ था। उस वक्त हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, याद रखेंगे। और हाल ही में 2024 में दोस्तों पूरे हो गए हैं किसके, 50 साल पूरे हो गए हैं इस परमाणु परीक्षण के। तो ये मनाया गया था इस साल 2024 में, इसलिए ये क्वेश्चन हाईलाइट हो गया है। इसको आप स्टार लगा के लिख लो, आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ये तो बात हो गई कि पहला परीक्षण जो किया था हमारे देश ने वो करा था 1974 में, लेकिन दूसरा परमाणु परीक्षण भी हो चुका है, वो हुआ था 2 मई 1998 को। ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी के समय पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, लेकिन 1998 में कौन प्रधानमंत्री थे जिनके समय ये परमाणु परीक्षण हुआ था? देखते हैं कितनी हाईएस्ट जीके है, आप कितना गहराई से जानते हैं जीके के बारे में, तो आप जरूर बताना। ठीक है, और 1998 में प्रधानमंत्री कौन थे? देखो पोखरण परमाणु परीक्षण कुछ इस प्रकार का था, आप यही से देख सकते कितना भयंकर तस्वीर बनाई गई है। तो देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पेड़ नहीं, ये धुआं है दिख रहा है, पूरा ब्लास्ट हुआ था इतना भयंकर तरीके से पोखरण परमाणु, समझ रहे हैं? तो पूरी दुनिया समझ लो कि थर्रा गई थी कि कितना बड़ा परीक्षण कर लिया है भारत ने। दूसरी फोटो भी आप देख लो, यहाँ पर परमाणु परीक्षण से ये पूरे की पूरे जो जमीनें हैं कितनी बड़ी दरारें पड़ गई थी इस पे, ये देख सकते हैं। सिर्फ आवाज की वजह से ये हाल हो गया था उनका, ये चटक गई थी दीवारें पूरी की पूरी, देख सकते हो नीचे जमीन में दरार पड़ गई थी। तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी? देखो इसके लिए ट्रिक से समझते हैं, क्योंकि मैंने लिखा था ना थंबनेल में कि ट्रिक से भी समझेंगे। तो ट्रिक देखो यहाँ पर, n1 की पावर यहाँ पर लिखना है t2 और n2 की पावर t1, इतना कर लो आप। n1 का मतलब पहला कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो आप कि 2 गुना यानी कि 2 लिखो। t2 का मतलब दूसरा वाला साल, एक तो हो गया 5 साल, ये तो t1 है, और ये दूसरा वाला ये t2 है यानी कि 15 लिखो यहाँ पर। बराबर n2 करे कितनी गुना हो जाएगी, तो इसका मतलब n2 लिख दो, यानी कि n2 गुना हो जाएगी। t1 मतलब 5 साल, तो ये लिखिए इसके ऊपर 5। बात क्लियर है? इतना अगर आपने कर लिया तो पूरा क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल लोगे। देखो 5 यहाँ है, तो इस पावर में भी हमें 5 ही बचाना है। तो देखो 2 3 को आप इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, तो 3 अंदर कर दिया, 5 बाहर रख दिया, बराबर n2। और 5 बाहर क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर 5 ऑलरेडी बाहर था, तो सेम सेम पावर हो जाएगी। तो देखो ये पावर सेम, तो 2 की पावर 3 यानी कि n2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 गुणे में 2 और गुणे में 2, तो n2 हो जाएगा दोस्तों 8। कितना? 8। यानी कि वर्तमान समय में जितनी भी थी उसका 8 गुना आप कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास थी अभी 12,000, इसका 8 गुना कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, क्योंकि स्लाइड कम है तो इस वजह से मुझे हटाना पड़ रहा है। तो देखो n2 आ गया है 8 गुना, तो यहाँ पर देखो पहले था हमारे पास 12,000, तो 12,000 का 8 गुना कर दीजिए, तो 12 8 96 और 3 जीरो लगा दीजिए, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा क्वेश्चन को चुटकियों में हमने उड़ा दिया। दोस्तों अगर मजा आ रहा हो वीडियो को तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें मनोबल प्रदान करता है और तभी हम नई नई वीडियोस आपके लिए
ला पाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 1,1,2,8 ऐसे करके दिया है, तो यहाँ पर इसके आगे क्या लिखा जाएगा, यानी कि जो स्टार बना है इस जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। तो देखो अब सबसे पहले अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर लिखा है 27। तो इसका मतलब 1 का क्यूब आप करोगे ना तो 1 आएगा, 2 का क्यूब अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा 8 आएगा, और 3 का क्यूब अगर दोस्तों करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। वहीं पर अगर 4 का क्यूब आप करोगे तो 4 गुणे 4 गुणे में 4, तो 4 चौक 16 चौक 64, तो कितना आएगा 64 आएगा। तो यहाँ पर आ जाना था 4 64। ठीक है, अगर आपको कम समझ में आए तो आप ऐसे समझ लो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो 1 का क्यूब करके आगे लिख दो। यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो 2 का क्यूब कर दो। यहाँ पर लिखा है 3, 3 का क्यूब कर दो। 4 था तो 4 का आप क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आएगा, यही सही उत्तर। यहाँ पर 5 है तो 5 का क्यूब लिखा है, तो बस सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इस प्रकार से कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। चलिए देखते हैं, सरल करते हैं। तो मैंने बताया था, देखो पीछे क्वेश्चन आया था ठीक ऐसे ही। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को देखा करो, ये वाला सॉल्व करो और ये वाला केवल सॉल्व करो पहले। ठीक है, देखते हैं। तो देखो 0.4 गुणे में 1/2 है, इतना लिखा है। तो अब इसको देखो मैं नीचे ले आता हूं इतना, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि 1/5 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो इस पूरे को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं 1/5। यहाँ पर 1/5 याद रखना। अब इसमें देखो, इसमें से 0.2 0.2 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.4 ऐसे आएगा। अब यहाँ पर देखो 1.04 में से 0.04 हटा दो तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 1 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पूरे की जगह पे 1 आएगा, तो 1 गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1/5। चलिए मैं और समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर तो ये लिखा है, तो इसको आप लिख दो 2.2 इंटू में 0.2 इंटू में यहाँ पर डिवाइड था, तो डिवाइड में क्या आया था हमारे पास दोस्तों, ये था 1/5। तो 1/5 लिख दो आप, माइनस 1/2 गुणे में 4, और यहाँ पर इस पूरे की जगह पे आया था 1। ठीक है, अब देखो भाग वाला सॉल्व करते हैं। तो भाग वाले के लिए इसको ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू में ये है 0.2। अब इंटू, क्योंकि डिवाइड हटा के इंटू लगाते तो 1/5 को लिख देंगे 5/1, नीचे 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पर करिए इतना माइनस, और देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो 5 दूनी 10, तो 10 का मतलब इतना लिखोगे आप, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो आप यहाँ लगाओगे तो इसका मतलब भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा, इस पूरे का मतलब है। ये हो जाएगा 2.2 इंटू में 1 माइनस का 2, तो इसको करिए। तो 2.2 में से -2 हटा दीजिए, 0.2 है, तो कितना आ जाएगा 0.2 बचेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट डैश में पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट पास हुआ था दोस्तों 1919 में, और पूरा डेट अगर पूछे तो आप इसके आगे लगा दीजिएगा 19 मार्च 1919 को। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम भी है काला कानून के नाम से जानते हैं इसको। कौन सा? काला कानून। ये काला कानून दोस्तों इसलिए जानते हैं क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था, जो भारतीय लोग आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी थी रॉलेट एक्ट ने। इसलिए रॉलेट एक्ट लाया गया था ताकि भारतीय लोगों के जो आंदोलन चल रहे हैं उनको समाप्त किया जाए। इसी वजह से इसका नाम काला कानून दिया जाता है। ये भारतीय लोग जो हैं इधर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे दिख रहे होंगे इतने, ये सारे के सारे आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अंग्रेजी, यहाँ पर सिपाही लोग हैं, ये पुलिस है, अंग्रेजी सेना है, और ये इनको बंद करके रखा है, घेर करके इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो यही था, यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए ग्राफ में किसी कार्य को पूरा करने हेतु 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिए गए दिनों की संख्या दर्शाई गई है। जैसे देखो अमित है, वो लेता है कितने दिन? 25 दिन, क्योंकि ये वाला है। सौरभ लेता है इतने दिन, यानी कितना? 30 दिन होता है। ऐसे करके सारे बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि सौरभ और कृपाल मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो सौरभ, देखो यहाँ पर ये लिखा है सौरभ और ये लिखा है कृपाल। तो सौरभ करता है कितने दिनों में? इतने दिनों में, और इसकी वैल्यू है यहाँ पर कितनी?
30 दे के रखी है। वहीं पर अगर मैं कृपाल की बात करूं तो कृपाल करता है दोस्तों इतने दिनों में, और इसका मतलब है ये 20 दिनों में करता है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि सौरभ को मान लेता हूं मैं, ए करता है 30 दिनों में, और वहीं पर कृपाल को बी, और ये करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 30 दूनी 60 यानी कि 2 बार में, और 20 तेईस 60 3 बार में। यानी कि ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 3। ठीक है, यानी कि ए का हमने किसको माना है, सौरभ को, तो सौरभ की क्षमता है कितनी, 2, और इसकी क्षमता है 3। क्वेश्चन करा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल काम हमारे पास है 60, और दोनों अगर मिल जाएंगे तो 2 काम ये करेगा और 3 काम ये, तो 3 2 5 काम करेगा। तो टोटल काटो इसको तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 एक कम 5, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि दोनों मिलकर के सौरभ और कृपाल 12 दिन में कार्य को कर डालेंगे। ऑप्शन चौथा राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, यदि रूट टेन थीटा टेन टू थीटा माइनस 3 इक्वल 0 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखो रूट 3 टेन टू थीटा लिखा हुआ है, माइनस में 3 है, बराबर में 0। तो आप बताओ कि अगर ये माइनस में है तो -3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं इधर जाकर +3। अब आगे देखो, यहां पर हो गया +3। अब tan टू थीटा की वैल्यू देखेंगे तो 3 और ये इंटू में था तो √3 नीचे चला जाएगा। तो tan टू थीटा इक्वल हो जाएगा, ये √3 है, देखो ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3, तो इससे ये कट गया तो एक √3 बचेगा। क्लियर है बात। तो अब देखो कि tan टू थीटा, अब √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे tan, यहाँ पर जो वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan से tan हटा दो तो 2 थीटा इक्वल 60 बचेगा। तो थीटा इक्वल हो जाएगा 60/2 बराबर, यानी कि 30 आंसर आएगा दोस्तों। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंक से 20 अंक कम थे, यानी कि जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उसको, तो उससे 20 नंबर कम थे। ठीक है, लेकिन मिले उसको 65%, लेकिन 20 नंबर और होते तो पास होता। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक हासिल किए, और ये अंक अर्हता अंकों से, जितने भी क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए उससे 5% ज़्यादा नंबर थे। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है। अब जरा आप ध्यान से देखो कि अगर ये 65% इसने पाया था तो 20 अंक उसके कम हो गए थे। अगर 20 और पा जाता तो हम कहते पूरा वो पासिंग मार्क क्वालिफाई कर जाता। यहीं पर ये 80% पाता है और 5% ज़्यादा था पासिंग मार्क से, तो 5% ज़्यादा था, तो रियल में अगर देखा जाए तो पासिंग कितने परसेंट का है, तो आप कहेंगे 75 नंबर का है। क्यों, क्योंकि 5% ज़्यादा पा गया जो कि 80 पाया है, तो 80 में से 5 हटा दो जो ज़्यादा पा गया, तो 75% जो पाएगा वही तो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। अब यहाँ से आप देखो ये क्वालिफाइंग मार्क्स से 20 नंबर से रह गया था और ये क्वालिफाई हो गया है। तो क्वालिफाई कब हुआ, जब 75% मार्क्स मिले होंगे, यानी कि हमारे हिसाब से अंतर 65-75 यानी कि 10% का अंतर, और इस 10% की वैल्यू का अंतर इसके 20 कम थे और इसके नहीं कम है, इसका मतलब 20 आ जाएगा। तो 10% की वैल्यू 20, और टोटल पूर्णांक हमने मान लिया कि 100 रहा होगा, 100%, तो गुणे में 10 यहाँ कर दीजिए क्योंकि 100 बन जाएगा, तो गुणे में 10 यहाँ कर दीजिए, तो 100% जो हमारा पूर्णांक होगा यानी कि 200 का होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं 4 जून को दोस्तों मनाया जाता है आक्रामकता शिकार मासूम जो बच्चे थे उनके रूप में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं जो आक्रामकता का शिकार हो गए थे। वहीं 3 मई की बात करते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो कि पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। ग्रुप डी में शायद पूछा गया है, लेकिन एनटीपीसी का मुझे पूरा याद है कि एनटीपीसी में 2 से 3 बार आया है। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और ये भी एक बार पूछा गया था कि स्वतंत्रता में सूचकांक जो है उसमें प्रेस की क्या कंडीशन है, क्या कौन सी पोजीशन है। तो देखो 2023 में दोस्तों इसकी बुरी दशा थी हमारे यहाँ मीडिया की, 161वां नंबर था। वहीं 2024 में थोड़ा सा सुधार हुआ है, ईमानदारी दिखाई है थोड़ा बहुत, तो ये हो गए हैं 159वें नंबर पे। ठीक है, 2024 का डेटा है, ये याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है 159वां नंबर का। ठीक है,
और वही बात करते हैं कि 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को होता है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना आप। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो 3 अंकों की इस बड़ी से बड़ी संख्या मतलब होता है कि 3 बार आप 9 लिख दीजिए। ठीक है, ये होती है बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें हम क्या जोड़ दें इन ऑप्शन में से कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जरा आप ध्यान से देखो, आप ये सोचो कि कम से कम हम पूर्णांक इसके आसपास लगभग किस चीज का स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे 31 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे दोस्तों तो ये निकलेगा 961, तो ये हो जाएगा 961, जबकि हमें तो इससे भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी जोड़ना भी पड़ेगा 999 में और भी, तो आप कहेंगे 32। तो 32 का स्क्वायर जब आप दोस्तों करेंगे तो ये आ जाएगा 1024 आ जाएगा। तो अब बताओ कि 999 हम क्या जोड़ दें कि 1024 हो जाए। तो आप कहेंगे 25 जोड़ दो, क्योंकि 999 और 25 करेंगे तो 9 5 14, 9 2 11 1 12 और 9 1 10, तो 1025 हो जाएगा। और यही 1025 होता है दोस्तों 32 का स्क्वायर। यही तो पूछा था कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, हम क्या जोड़ दें, तो हम 24 जोड़ दें, पूर्ण वर्ग 32 का बन जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचता है। तो देखो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आप जीरो वाला देखो जो आसान पड़ेगा आपको, यानी कि 21 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो उसमें 10 शेष बचता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा नंबर आप बताओ कि जिससे हम 10 घटा दें तो 21 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, हमारे पास है 3113 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 3113 में शेष बच रहा होगा, क्योंकि कह रहा है अगर हम 21 से भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा। तो आप 10 हटा दो, तो 10 जब हटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3103 बन जाएगा। अब इसका मतलब हमने शेष हटा दिया, तो 21 से भाग करने पर ना कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो अब चेक करो जरा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और बचेगा 3, तो ये जाएगा 30, 7 चौक 28 फिर बचेगा 2, यह हो जाएगा 23, जो कि 7 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये तो नहीं कट रहा, तो जब इससे नहीं कट रहा तो बाकी से कट जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब एक से नहीं कट रहा तो बाकी का भी हम नहीं मानेंगे। तो इस वजह से ये तो नहीं होने वाला है, ये गलत हो गया है। अब देखते हैं 3013 का, तो देखो 3013 लिखा हुआ है। अब इसमें आप 10 हटा दो इसी वाले, बाकी आप 18 का भी चेक कर सकते हैं, मैं 10 का कर रहा हूँ क्योंकि आसान पड़ेगा। तो देखो 10 आप हटा दो तो कितना हो जाएगा, 3003 बचेगा, ये तो बचेगा 3003 बचेगा। अब 21 से आप भाग दो, क्या पूरा पूरा जा रहा है भाग, तो 21 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 नहीं 63, बचे में 3, 3 एक कम 3 और यहाँ भी 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 143 हो गया। ठीक है, तो ये देखो कट रहा है, तो बस ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है, आपके मन में आ भी रहा होगा कि अगर मान लो ये 21 से तो कट गया, लेकिन हो सकता है 24 से ना कटे, तो क्या करेंगे। तो अगर 24 से नहीं कट रहा तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो आपको 24 से भी चेक कर लेना है। ठीक है, मैंने आप ट्रिक बताई कि अगर एक किसी से नहीं कटा तो उसको आप छोड़ देना, आगे चेक करने की कोशिश ना करना। जैसे मान लो 18 से नहीं कट रहा तो आप सोच रहे होंगे 21 से तो कटेगा, तो बाकी से कट जाएगा तो भी हम उसको नहीं मानेंगे, तीनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा दूसरा हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जा चुका है। तो ये कुल दोस्तों 8 बार चुना जा चुका है, जो कि अगर 2024 का भी पूछ लिया जाए तो भी आप इसको 8 ही जवाब देंगे, क्योंकि 8 बार ही अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है भारत, तो इसका भी सही उत्तर 8 रहेगा। अब भी नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, इस पे दिया हुआ है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है। देखो नहीं वर्ड दिया है, और कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, लेकिन लास्ट का हम ध्यान ही नहीं देते, हम तुरंत ही देखते हैं इतना, हाँ ठीक है विदेशी निवेश की बात करें आकर्षित करता होगा तो बस सही करते हैं, और गलत करके चले आते हैं। यहाँ पर निगेटिव वर्ड पूछा है, तो निगेटिव वर्ड का मतलब हो जाएगा कि भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों को किया जाएगा। तो ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर
तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये आकर्षित करने के लिए नहीं है। बाकी सारे भारत ने एफडीआई प्रस्तावों के अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर सकें, आ सकें, और प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, जबकि तीसरा वाला हमारा नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत ये किया गया था। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर वर्ड आया है, तो इसका मतलब होता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर के काम करते हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। वहीं पर देखो दूसरी पंचवर्षीय की बात आ रही है, तो ये हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक, ठीक है, 1961 तक। कहीं कहीं पर लिखा होता है 1956-57 से लेकर के 60-61 तक, तो बात वही है, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है तो 4x प्लस 3y अनुपाते 4y माइनस 4x का मान बताना है। तो देखो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 और y की वैल्यू है 4, तो 4x में रखेंगे तो 4 इंटू में x की जगह पे क्या रखना है 3, तो रखिए 3 अनुपाते में 3 है ही, और y की जगह पे क्या रखना है 4, तो यहाँ पर लिखिए 4। फिर देखो अनुपात लगाएंगे, ये प्लस है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर प्लस लगाइए, और इसके बाद अनुपात करिए, 4y है तो 4 तो रहेगा, और y की जगह पे हमें क्या रखना है 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4। फिर माइनस 4 इंटू में x की जगह पे क्या है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो 4 3 12 यानी कि 4 3 12 प्लस 4 3 12, ये हो जाएगा, और अनुपात में 4 चौक 16 माइनस 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। अनुपात में 16 में से 12 गया तो आएगा 4, तो काट दीजिए, 4 6 24 यानी कि 6 अनुपाते 1 आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ये कौन कौन से कारण होते हैं? तो यहाँ पर वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि वायु प्रदूषण जब हम सांस लेते हैं अंदर तो फेफड़ों पर जाता है, और फेफड़े ही सांस लेने का काम करते हैं, तो वही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कौन, वायु प्रदूषण से। जो हमारा श्वसन तंत्र है वो प्रदूषित होता है, ठीक है। बाकी जल तंत्र जो है, जल प्रदूषण जो है, उससे आप कह सकते हैं हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रभावित हो सकता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से जो कानों की समस्या है सुनने वाली, वो यहाँ पर डैमेज हो सकती है। तो आप बताओ जरा कि कोई भी इंसान नॉर्मली कितने हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकता है? ये डेसिबल में आप बताओ कितने तक सुन सकता है, ठीक है। कितने लोग बता पाते हैं? क्वेश्चन मैंने 2 पूछे, कि आपको बताना है डेसिबल में कितने डेसिबल तक की आवाज सुन सकता है इंसान, और वहीं हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज से लेकर के कितने हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम इंसान सुन सकते हैं, ठीक है, बताना है। क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x माइनस m बराबर 0 है, एक इसका मूल है 5/2, तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान क्रमशः ज्ञात करिए। ठीक है भाई, तो हमारे पास समीकरण क्या है, 2x² माइनस 8x माइनस m। तो हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस का बीटा। ये क्या है कि मान लिया कि पहला मूल जो हमारा है अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, तो इनका योग हमेशा होता है माइनस का बी का मतलब होता है जो x के साथ गुणन में होता है, तो माइनस का मतलब ये है पहले से माइनस है और माइनस यहाँ लगा है तो हो जाएगा प्लस। तो 8 और यहाँ पर होता है b/a का मतलब होता है जो x² के साथ होता है, तो x² के साथ क्या है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर में आ जाएगा 4, क्योंकि 2 1 कम 2 2 चौके 4, तो अल्फा और बीटा दोनों मूलों का योग कितना आ गया 4 आ गया। अब एक मूल तो दिया है दोस्तों 5/2, तो ये जो बीटा है दूसरा वाला मूल उसको ज्ञात करेंगे, तो कैसे करेंगे 4/1 में से ये प्लस रहा होगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ये वाला मूल 5/2 आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आएगा, माइनस का 5 आएगा, तो इसको लिखेंगे 3/2। तो इसका मतलब दूसरा वाला जो मूल होगा ना, एक मूल तो 5/2 है, दूसरा वाला मूल 3/2 हो जाएगा। अब अगर आप स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो आगे सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। देखो बीटा की वैल्यू आ गई 3/2, तो यहाँ पर ऑप्शन में पहला नंबर 3/2 कहाँ दिया है, ये केवल तीसरे वाले में ही 3/2 है, जबकि यहाँ पर माइनस का 3/2 है। तो बस यहीं से सही करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे करने की आवश्यकता भी नहीं है, और आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि देखो सब में माइनस माइनस दिया है,
एक में माइनस प्लस दिया है। चलो मैं आपका कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। तो ये आप समझ गए कि बीटा की वैल्यू 3/2 आएगी। अब पूछा है m का मान, तो हमारे पास फार्मूला होता है, मैं हटा देता हूं क्योंकि जगह नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बीटा की वैल्यू को याद रखना, आप 3/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फा की बीटा तो दिया था कितना, 5/2। बीटा की वैल्यू जो दिया था वो दिया था 3/2। अब हमें बताना है m का मान। तो m का मान कब आएगा, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो फार्मूला होता है c का मतलब होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, माइनस का m और अपान में a की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो गुणांक क्या है 2। तो अल्फा बीटा, अल्फा मतलब 5/2 और बीटा मतलब 3/2 बराबर माइनस का m/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 आप काट दीजिए। तो यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ कि m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3×5 = 15, तो 15 और बटे में क्या होगा 2, क्योंकि ये माइनस का m था तो इधर माइनस भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 15/2। तो ये जो m की वैल्यू आएगी -15/2 आएगी। तो देखो इसमें दिया है -15/2 और अल्फा का मान बीटा का मान भी दिया है ये वाला, तो बस 3/2 पहला और दूसरा हो जाएगा -15/2 उत्तर। नेक्स्ट, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक बताना है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन उठा लिया करो, वर्गों का अंतर 56 जिसका आ जाए वही से उत्तर हमारा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ 17 वाला, ठीक है। तो 17 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 289, वहीं 19 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 361। मैं इसको ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बड़ा वाला ऊपर लिखूंगा तो घटाने में आसानी होगी, यही तो बोला है वर्गों का अंतर 56 आना चाहिए। तो देखो जरा 11 में से 9 जाएगा तो आएगा 2, तो अब हमें आगे करना ही नहीं क्योंकि हमें 56 चाहिए, लास्ट में 6 या तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये तो फ्लॉप हो गया पहले ही। अब देखते हैं सेकंड वाला, तो सेकंड वाले पे 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 15 का होता है 225, तो ये 225 लिख लो। अब इसको आप घटा के देखो, तो 15 में से 9 गए तो 6 आएगा। अब देखो 6 लास्ट में आ रहा है, चलो देखते हैं। अब आगे यहाँ पर 2 से 1 चला गया तो 11 बचा। अब 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 5 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 56 आ रहा है। तो देख लो 56 अंतर आ भी रहा है, दोनों का स्क्वायर किया ये और इसका स्क्वायर ये, दोनों का अंतर 56 आ रहा है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तो देखो दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो होते हैं जो ऑप्शन से आपको करने होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मान करके करने पड़ते हैं। तो जैसा भी आपको वहाँ पर सुटेबल लगे, जो भी आप कम समय में कर पाएं उसी को आप प्रेफरेंस दीजिएगा, उसी के हिसाब से आप करना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का पार्ट पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज हमने 50 तक के क्वेश्चंस कर लिए और अगले पार्ट में जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो मिलेगा 50 से लेकर के 75 तक का मिलेगा। और 50 से 75 यानी कि इसके आगे वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हो, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन आगे शुरू हो जाएंगे, आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी पार्ट को अगर आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो उसका अगला पार्ट की लिंक हमेशा हम उसके नीचे दे देते हैं, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े, आप डायरेक्ट नीचे ही क्लिक करो और अगला देख लो पार्ट, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से देख पाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसा कुछ लगा है कि आप बेहतरीन तैयारी इस चैनल से कर पाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे का रियल कंटेंट दिया जाता है और पूरा फ्री होता है, पूरी तरह से 100%। इसमें आपको कोई चार्ज भी नहीं देना है, तो निःशुल्क तैयारी आपकी होगी और सारे सब्जेक्ट की होगी। इसलिए हम पूरा का पूरा पेपर करवाते हैं, सारे सब्जेक्ट करवाते हैं, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीएस और फिगर भी देने की कोशिश करते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। मेन मकसद हमारा होता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। 2024 वाली वैकेंसी में एक सीट आपको पक्की करना है और उम्मीद है कि आप पक्की कर ले जाओगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लास्ट तक आप जुड़े रहे। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देंगे। और जितने भी हजारों लोगों ने अब तक कमेंट्स करे हैं, हमने उन सबके रिप्लाई दिए हैं और आप भी कमेंट करेंगे, आपको भी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।